गुड आफ्टरनून, वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिमेनिंग प्रिंसिपल्स करेंगे। थर्ड वीडियो है ये प्रिंसिपल्स का। फर्स्ट पे हमने 3 प्रिंसिपल्स किए थे, सेकेंड वीडियो में वी डिड अराउंड 5 एंड द रिमेनिंग प्रिंसिपल्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 principles. Total 14 principles. We have already done 8 in the first and the second video of principles, and the remaining principles we'll be doing in this video. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आज का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप पूरा कोर्स कर लोगे, व्हेन यू स्टार्ट विद सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स board paper, you will see कि scalar chain is one principle which is repeatedly being asked. एक आसान सा प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर रहिएगा। इस पर हॉट क्वेश्चन भी कई बार आया है। स्केलर चेन प्रिंसिपल होती क्या है? एक सेंटेंस यदि आप लिख सकते हो तो प्लीज नोट इट डाउन बिफोर आई एक्सप्लेन इट। एन अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ अथॉरिटी, an uninterrupted flow of authority from top to bottom. An uninterrupted flow of authority from top to bottom. Uninterrupted flow of authority का मतलब है top level, middle level, lower level. कोई भी काम for that matter, यदि टॉप लेवल ऑफिसर एक वर्कर से करवाना चाहता है, एक चेयरमैन है एक बिजनेस का, वो एक वर्कर से कोई काम करवाना चाहता है, फर्ज करो एक टॉप लेवल ऑफिसर के पास, एक चेयरमैन के पास इतना जबरदस्त अथॉरिटी होता है कि वो वर्कर को अपने रूम में बुलाकर उसे कोई भी काम दे सकता है करने के लिए। फ्योल का ये प्रिंसिपल एग्जैक्टली ये बोलता है कि ये मत करना। The top level officer or any other officer in the organization has the enormous right, authority to call any worker, any employee under him to his office and instruct him to do certain job. इस केस में वर्कर को आराम से चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बुलाकर बोल सकता है तुम करो। फ्योल कहता है नहीं, बिल्कुल मत करना। क्या बोलते हैं? एक टॉप लेवल ऑफिसर को, मान लो चेयरमैन को, एक वर्कर से काम करवाना है, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ अथॉरिटी जाना है। ऊपर टॉप लेवल अपने नीचे, मिडिल लेवल के पास, मिडिल लेवल लोअर लेवल के पास, लोअर लेवल को उस वर्कर से काम करवाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका फायदा क्या है? फर्ज करो एक रियल में एक फिक्टिशियस चेन हम बनाते हैं। एक चेयरमैन है सबसे ऊपर, उनके नीचे एक चीफ मैनेजर है, चीफ मैनेजर के नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर के नीचे एक वर्कर है, एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे एक वर्कर है। मान लो इस चेयरमैन के को इस वर्कर से एक काम करवाना है, वर्कर को बुला लेता है, वो कह रहा है मिस्टर एक्स प्लीज कम टू माय ऑफिस। वर्कर उनके ऑफिस में जाते हैं और वर्कर से बोलता है चेयरमैन, अरे चेयरमैन के ऑफिस में जाने वर्कर के लिए बहुत बड़ी बात है। वो जाता है और वर्कर को उस चेयरमैन को एक काम दे देता है कि जी करो ये बिजनेस से रिलेटेड। वर्कर तो बड़ा खुश हो जाएगा और वो करेगा भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है मालूम है? इनमें से किसी को पता ही नहीं कि वर्कर कर क्या रहा है। अच्छा, वर्कर काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, किसने चेक करना है? सुपरवाइजर ने चेक करना है। सुपरवाइजर को पता ही नहीं है वर्कर क्या कर रहा है, क्योंकि उसे चेयरमैन ने दे रखा है। अच्छा, वर्कर से पूछता तो कर क्या रहा है? वर्कर बोल रहा है चेयरमैन साहब ने दिया। तो क्या सुपरवाइजर के पास इतनी अथॉरिटी होगी कि वो कहेगा मत कर? नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सुपरवाइजर को ये नहीं पता वर्कर क्या कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर को ये नहीं पता सुपरवाइजर क्या करवा रहा है, किसी को चेन लिंक में किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए फ्योल साहब क्या बोलते हैं? एन अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से यदि चेयरमैन को कोई काम वर्कर से करवाना है, करवाए। कैसे करवाए? एक फ्लो ऑफ अथॉरिटी आनी चाहिए, उस चेन को फुलफिल करना चाहिए। दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ स्केलर चेन, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब मान लो बॉटम टू टॉप भी हम करते हैं, बॉटम टू टॉप अथॉरिटी नहीं जाती, बॉटम टू टॉप। अब मान लो ये वर्कर, अब उल्टा लेके चलते, देखो वर्कर क्या करता है? चेयरमैन के ऑफिस में चले जाता है और कहता है कि साहब मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। फ्योल साहब बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्या बोलते हैं? यदि वर्कर चेयरमैन के ऑफिस चला गया और चेयरमैन क्या छुट्टी दे सकता है? अरे उसके पास तो राइट है, वो दे देगा, इन सबों को सुपरसीड करेगा और वो छुट्टी दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां होता है मालूम है? सुपरवाइजर ने कुछ प्लान कर रखा है वर्कर के लिए अगले दिन काम करवाने के लिए। क्या सुपरवाइजर को पता है वो अगले दिन नहीं आएगा? पता ही नहीं। तो फेयल साहब क्या बोलते हैं? यदि वर्कर को अपने टॉप लेवल से किसी से काम है ना, वहां भी उसे चेन यूज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। An uninterrupted flow of authority from top to bottom and bottom to top. Authority नहीं, bottom to top grievances जा रहा है, from bottom to top. दो तरह का कम्युनिकेशन हो गया, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। Uninterrupted flow of authority from top to bottom, ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोले जाते हैं। और कभी कभी इस पर क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज meant by डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? और ग्रीवेंसेस क्या है? नीचे से ऊपर जा रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। हमें अभी तक क्या समझ में आना चाहिए? व्हाट इज meant by स्केलर चेन? अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ऑब्वियसली ग्रीवेंसेस जब होते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे जब कम्युनिकेशन आता है उसे हम इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब नीचे से ऊपर ग्रीवेंसेस किसी भी चीज के लिए रेक्टिफिकेशन के लिए जाता है, दैट्स कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। हर एक बुक, जिस भी बुक को आप एक कंसल्ट कर रहे होते हैं, एक ऐसा स्केच बना होगा। इस स्केच का मतलब क्या है? थोड़ा लॉजिकली समझेंगे, एग्जैक्टली स्केच की तरफ मत जाना। फेयर्स आपको पता था कि इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? मान के चलो ये दो डिपार्टमेंट्स हैं, ए बी सी डी एक डिपार्टमेंट के, ए एल एम और एन एक डिपार्टमेंट है। एल एम एन एक डिपार्टमेंट को मान के चलते मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये बिलोंग करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। बी सी और डी मान के चलते प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को है डिनोट कर रहा है, मान के चल रहे हैं। क्योंकि स्केच का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्या मालूम है? टॉप लेवल ऑफिसर है, मान लो एक चेयरमैन है, चेयरमैन के अंदर दो चीफ मैनेजर है अलग अलग डिपार्टमेंट के, दो चीफ मैनेजर के अंदर दो मैनेजर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और दो मैनेजर के अंदर दो ऑफिसर्स हैं। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? स्केलर चेन का ड्रॉबैक, और इस ड्रॉबैक को किस तरीके से रिमूव किया। याद रखना, स्केलर चेन प्रिंसिपल में एक ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक को हम पहले समझते हैं। मार्केटिंग का, मान लो एन एक सेल्स पर्सन है, सेल्स ऑफिसर, सेल्स पर्सन कुछ भी, इसको मार्केट से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। मार्केट से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई कमी है। अच्छा, अब उसे स्केलर चेन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है? जो भी ग्रीवेंसेस है वो नीचे से ऊपर तक जाएगा। अब इस वाली केस पे इस मार्केटिंग के बंदे को, सेल्स पर्सन को जो ड्रॉबैक पता चला, वो पहले किसको बताएगा? एम को बताएगा। वही तो स्केलर चेन प्रिंसिपल है। एन ने एम को इन्फॉर्म किया, एम ने एल को इन्फॉर्म किया, एल ने अपने टॉप लेवल को बोला, ए बी सी डी करके, जहां प्रोडक्शन का इंचार्ज है उसके पास कम्युनिकेशन पहुंचती है। टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? यस, स्केलर चेन प्रिंसिपल को यूज करने में टाइम लगता है, ये एक ड्रॉबैक है। अच्छा, मान लो 2 दिन का टाइम लग जाता है, और उस 2 दिन के बीच में जो भी प्रोडक्शन है वो भी उसी रिड्यूस्ड क्वालिटी या इंफीरियर क्वालिटी का बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अरे लगता नहीं तुम्हें, जैसे ही इनको पता चला उसे प्रोडक्शन को रुकवाना चाहिए, लेकिन रोक नहीं सकता यदि वो स्केलर चेन प्रिंसिपल को यूज करता है। तो नीचे से ऊपर तक जाना, ऊपर से नीचे तक आना है, तो उसे प्रॉब्लम है। तो स्केलर चेन प्रिंसिपल इस ड्रॉबैक को फेयल सब समझते थे। उन्होंने अपने ही प्रिंसिपल में एक सजेशन दी, वो सजेशन का नाम है गैंगप्लैंक। गैंगप्लैंक क्या है? इस गैंगप्लैंक में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। फर्स्ट, मीनिंग। पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है? यदि इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होता है, 2 डिपार्टमेंट हो गए ना, इसीलिए इसे इस तरीके से कनेक्ट किया गया, ये इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है। फर्स्ट केस के इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में सेम लेवल एम्प्लॉइज हैं। फर्स्ट, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। सेकंड, सेम लेवल। इसीलिए आप ऐसे नहीं बनाओगे, आप ऐसे नहीं बनाओगे, सेम लेवल को लेके जाओगे। इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अब क्वालिटी
इंफीरियर है उसे इमीडिएटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उस प्रोडक्शन को रोकना है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन है, इमीडिएटली प्रोडक्शन रुकना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जब इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है तो कौन कर सकता है? सेम लेवल के एम्प्लॉइज कर सकते हैं। यही इसीलिए एक ऐसे नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, इसका एक और भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? थर्ड। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन। सेकंड कंडीशन क्या है? सेम लेवल के एम्प्लॉयज कम्युनिकेट कर सकते हैं। बी एन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मान लो सी को करना है एम को। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जो इनिशिएट करता है, इस वाले केस में डी इनिशिएट कर रहा है। इनिशिएट मींस जो कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, जो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना चाह रहा है, वो क्या करेगा? अपने इमीडिएट ऑफिसर से परमिशन लेगा। इमीडिएट ऑफिसर्स परमिशन कौन लेगा? जिसको कम्युनिकेशन मिल रहा है, नहीं, जो कम्युनिकेशन कमेंस कर रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है। क्या क्या हो गया? इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज टेकिंग एन इमीडिएट परमिशन फ्रॉम हिज इमीडिएट ऑफिसर। यदि ये सब कंप्लीट होते हैं तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इस इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन का ही नाम क्या है? गैंग प्लैंक है। इस गैंग प्लैंक को करने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, सेम लेवल, जो इनिशिएट कर रहा है कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है वो अपने इमीडिएट ऑफिसर से परमिशन लेकर करेगा। राइट? फिर से हम क्विकली क्या करते हैं, हमें इसमें सबसे पहले स्कैलर चेन का मीनिंग चाहिए। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, कभी कभी ग्रीवियंस होती है, नीचे से ऊपर जाती है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम, अपवर्ड कम्युनिकेशन बॉटम टू टॉप। वो कब होता है? ग्रीवियंसेस में, किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए। अच्छा, इस स्कैलर चेन प्रिंसिपल का लॉस क्या है या ड्रॉबैक क्या है? ऑब्वियसली इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। किस केस में? जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस होती है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उस ड्रॉबैक को रेक्टिफाई करने के लिए फेयल साहब ने सजेस्ट क्या किया? गैंग प्लैंक किया। व्हाट इज गैंग प्लैंक? इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। याद रखना, सेम लेवल। हमने दो तरह के कम्युनिकेशन देखे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। अब थर्ड तरह के कम्युनिकेशन, एक है सेम लेवल का कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो तीन तरह के कम्युनिकेशन हमने देखे स्कैलर में, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल। तो कभी कभी गैंग प्लैंक का नाम बगैर गैंग प्लैंक दिए आपको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करके पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज नथिंग बट गैंग प्लैंक। सो आपको ऑब्वियसली गैंग प्लैंक के बारे में लिखना है। We are through with the meaning of principle of scalar chain. जैसे हम सभी प्रिंसिपल में पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, यदि इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, इंप्लीमेंट नहीं करते तो उसका ड्रॉबैक क्या, अब हम उसे देखते हैं। पॉजिटिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हर एक को क्लियर है किसको क्या काम करना है, हर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर एक को क्लियर है कि किस किस से क्या क्या पूछना है, कैसे क्लैरिफिकेशन चाहिए, किसको ऑर्डर देना है, किसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। कॉर्डियल रिलेशंस अमंग एम्प्लॉयज, जब कम्युनिकेशन क्लियर होता है ना, स्कैलर चेन बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जब कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होता है तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप भी बड़ी अच्छी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता यदि तुम्हारे में कम्युनिकेशन अच्छा है तो। रिजॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करता है? जब भी प्रॉब्लम होता है, तुम्हारी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, तुम भी चुप वो भी चुप, बहुत बढ़िया। क्या कभी रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकता है? कभी नहीं। कैसे हो सकता है मालूम है? यू हैव टू कम टू द टेबल टू डिस्कस द सिचुएशन। अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तुम करते हो बात करके, वही है रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी प्रॉब्लम है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। यदि ये इंप्लीमेंट नहीं होता तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। अरे रिलेशनशिप हमने यहां कहा बहुत अच्छा है, कॉर्डियल रिलेशन, नहीं होगा तो क्या है? डिफिकल्ट रिलेशन, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होगा। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन ढंग का नहीं होगा। एंड डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई किसी के साथ बोल सकता है, चेयरमैन वर्कर के साथ बात सकता है, वर्कर असिस्टेंट मैनेजर के साथ कर सकता है। वर्कर क्या करेगा? मुझे तो असिस्टेंट मैनेजर ने कहा, असिस्टेंट मैनेजर, अरे मैंने तो कहा ही नहीं। बेसिकली वही हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, र्यूमर हो जाता है। विद दिस वी मूव ऑन टू प्रिंसिपल नंबर 10।
रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एज रिगार्ड्स बोर्ड्स पेपर। यदि 10 साल का पेपर उठाओगे तो उसमें 2 साल से ज्यादा तुम्हें ये वाला क्वेश्चन इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेट्स तुम्हें शायद 2 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा। आई मे बी रॉन्ग, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ज्यादा बार ये रिपीट नहीं किया गया है। स्कैलर चेन यू विल सी ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन एटलीस्ट वन सेट ऑफ द पेपर, इट इज दैट इंपॉर्टेंट और इसमें मैटर भी बहुत लिखा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कभी कभी हुआ है, कभी सुबह स्कूल मान लो तुम्हारा 8 बजे का है, अर्ली इन द मॉर्निंग यू गेट अप, मान लो अराउंड 6:30, मम्मी ने झकझोर किया और तुम उठ गए। उठने के बाद फटाफट यू स्टार्ट गेटिंग अप रेडी, स्कूल के लिए तुमने जाने की तैयारी कर दी। दैट्स द टाइम तुमने ढूंढा कि अकाउंट्स की बुक नहीं मिल रही, ढूंढते जा रहा, मिल ही नहीं रही, पेन नहीं मिल रहा, शूज नहीं मिल रहे, सॉक्स नहीं मिल रहा, टाई नहीं मिल रही। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि यू हैव नॉट इंप्लीमेंटेड दिस प्रिंसिपल। 2 चीजें हैं इसमें बस, और ये चीजें अपनी जिंदगी में उतारोगे तुम्हें बहुत फायदेमंद होगा। There should be a certain place for everything. There should be a certain place for everything. बहुत आसान। कोई भी चीज खरीदते वक्त हमारे दिमाग में रहता है यार इस चीज को हम यहां रखेंगे। There should be a certain place for everything. हर चीज के लिए कोई ना कोई एक जगह होनी चाहिए। ये तो सब लोग कर लेते हैं। मेरी शर्ट है तो मुझे टांगना है, पेन है तो कहीं रखना है, टेबल पर रखना है, कहीं भी। There should be a certain place for everything. And a second part is more important. जो तुम्हें सॉक्स नहीं मिलता, शूज नहीं मिलता, पेन नहीं मिलता, अकाउंट्स की बुक नहीं मिलती, वो सेकेंड पार्ट के लैक्सिटी के कारण है। There should be a certain place for everything and everything should always be in that place. मैंने उस जगह रखना ही रखना है। सोच के देखो, यदि तुमने जूते की एक जगह बनाई फर्स्ट पार्ट और उस जूते को हमेशा वहीं रखा, तुम्हें कभी जूते ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ या ना? बिल्कुल। पेन के लिए एक जगह बना दी मैंने टेबल पे, इस ड्रॉअर में मैंने रखना है। बनाया मैंने एक पार्ट, बार बार वही रखता हूं, जब भी उठाता हूं मैं वही रखता हूं। दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। 2 चीजें हो गई ना। दैट शुड बी ए सर्टेन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड ऑलवेज बी केप्ट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। इसे हमने घर का एग्जाम्पल दिया आपका, इसी को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। टूल्स का मतलब हैमर है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। हर वर्कर, यदि एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 वर्कर हैं तो 50 हैमर तो होते नहीं है, 2 या 3 हैमर होंगे। हैमर की एक जगह होगी। किसी भी एक टूल का एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड किया जाएगा। That should be a certain place for everything and everything should be kept at that particular place only. एक वर्कर उठाता है, हैमर काम करता है और वो और कहीं रख देता है, वहां नहीं रखता। जब दूसरे वर्कर को वही वाला हैमर चाहिए तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल। जिस टाइम पर उस बंदे को प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, isn't it wastage of time as well resources? या यही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है। There should be a certain place for everything and everything should be kept at that particular place. ये आप समझ गए तो remaining part of this principle is quite easy. Positive efficient use of resources, wastage of time नहीं होता, wastage of resources नहीं होते। Increased productivity, अरे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा ना। जिस टाइम पे तुम्हें काम कर रहे हो उस टाइम पे तुम ढूंढ नहीं रहे हो, ढूंढने की जगह तुम काम कर रहे हो तो क्या है, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेव्स टाइम एंड एनर्जी, क्वाइट इजी। यदि हम इसे इंप्लीमेंट नहीं करते तो इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है। जिस टाइम पर तुम्हें काम करना है उस टाइम पर तुम काम नहीं कर रहे हो और तुम बहुत कुछ कर रहे हो जो तुम्हें करना नहीं चाहिए। रिड्यूस्ड ऑप्टिमल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। कैसे एफिशिएंसी रिड्यूस होती है मालूम है? कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे तो किसी चीज को ढूंढने लग जाते हो या वो मिलती नहीं है, मिलती है तो गलत जगह होती है, गलत जगह या टूट गई होती है। जिस चीज को तुम्हें ठीक करवाना चाहिए उसे तुमने ठीक नहीं किया, मैंने यूज किया, मेरे हाथ से टूट गई, मैं किसी को बोल नहीं रहा, उसे वैसे ही रख के चला जाता हूं और मैं कहता हूं मुझे नहीं मालूम। That's what this reduced operational efficiency, wastage of time and energy. We move on to next principle, principle of equity. This also, like principle of order,
बहुत बार नहीं पूछा गया है, आता है कभी कभी, नॉट वेरी ऑफन इट्स रिपीटेड। अगेन इट्स अ सिंपल प्रिंसिपल। ये इस प्रिंसिपल में फेयल साहब बोलते हैं कि एवरी सिंगल एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इक्वल। किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो और किसी को कम इंपॉर्टेंस मत दो। कोई ऑफिसर का पसंदीदा और कोई ऑफिसर का नापसंद, ऐसा एक सिचुएशन नहीं होना चाहिए। सोच के देखो, जिस क्लास में तुम पढ़ते हो उस क्लास में जो भी टीचर XYZ सब्जेक्ट पढ़ाती है, वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बहुत पसंद करती है। वो यदि गलती भी कर देता है उसे नजरअंदाज कर देती है। वो पेपर लिखता है, 2 जगह गलती कर देता है, लेकिन उसकी नजर में वो होशियार है, उस गलतियों को भी नजरअंदाज करके वो एक ऐसे स्टूडेंट जो हमेशा उसकी नजर में होशियार नहीं है उससे ज्यादा मार्क दे देती है। तो तुम्हें कैसा लगेगा? वही प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। फेयल साहब बोलते हैं किसी एम्प्लॉय को तुम अननेसेसरी इंपॉर्टेंस देते हो या ज्यादा तवज्जो देते हो और दूसरे को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो जिसको तुमने लेस इंपॉर्टेंस दिया है वो पूरी तरीके से मोटिवेटेड वे में काम नहीं करेगा। सिंपल। irrespective of caste, irrespective of creed, irrespective of sex, irrespective of religion, irrespective of nationality, जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसे इक्वल, गलती करता है तो दोष दो, लेकिन हर एक को दो। एक को तुमने गलती का उसे छोड़ दे, दूसरे गलती करता है उसे तुम पनिश कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी देयर। पॉजिटिव एस्पेक्ट। सैटिस्फाइड एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली यस। कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जब मैनेजमेंट हर एक को बराबर ही दे रहा है, हर एक को बराबर जैसे सलूक दे रहा है, तो कोई ज्यादा दुखी और कोई ज्यादा खुश वाला हो नहीं सकता। जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, सब लोगों को बराबर का ट्रीटमेंट है। नेगेटिव क्या है, इसे इंप्लीमेंट नहीं करते तो डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज, जिसको तुमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया वो डिससैटिस्फाइड होगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इसका उल्टा लैक ऑफ टीम स्पिरिट, टीम की तरह से काम नहीं करोगे ना, टीम की तरह से काम नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन इज अ टीम। अब क्रिकेट के मैच में कोई कहता है कि बेटा मैं तो तुझे हरा कर दिखाता हूं, एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन का कैच आ रहा है वो जानबूझ करके मिस कर देता है, क्या मैच जीत सकता है? बिल्कुल नहीं जीत सकता। दैट्स व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज अ टीम एफर्ट, बिजनेस इज अ टीम एफर्ट, टीम स्पिरिट नहीं रहेगा। वी मूव ऑन टू फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ द डे, दैट इज 12th प्रिंसिपल आउट ऑफ 14th, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ये वाला क्या है देखो, फेयल साहब बोलते हैं व्हेन यू सेलेक्ट एन एम्प्लॉय, व्हेन यू पुट हिम ऑनटू अ पर्टिकुलर जॉब, उस एम्प्लॉय को उस जॉब में निरंतर रहना चाहिए, रखना चाहिए। आज मुझे वो एम्प्लॉय यहां चाहिए, कल मुझे यहां से मैं निकाल के ये वाला काम करवा रहा हूं, अच्छा नहीं ये वाला काम करवा रहा हूं, नहीं। ट्रांसफर ऑफ जॉब शुड नॉट बी डन। अरे एक एम्प्लॉय को जो तुमने काम दिया है ना उसे करने दो ना। याद रखो हमने लास्ट वीडियो में एक बार क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? डिवाइड एंड सब डिवाइड एंड allocate द जॉब, रिपीटेडली लेट हिम परफॉर्म द जॉब। क्यों? एफिशिएंट होगा भाई, एक ही काम को बार बार करेगा तो एफिशिएंट होगा। अब सोच के देखो, मैंने आज एक जॉब किया, 2 दिन के बाद जब वो काम अभी सीख ही रहा है, सीखते जब वो सीख गया तो मैंने क्या कहा, अब वो अच्छी तरीके से काम करेगा उस काम को, वहां से निकाल के मैं और जगह डाल देता हूं। उसके लिए तो अब फिर से नया काम सीखना पड़ेगा। नाउ दैट्स व्हाट फेयल सेज। बात करो इसे, एक जॉब पे तुमने डाल दिया तो उसे स्टेबिलिटी, उसी जॉब को करने दो सो दैट ही कैन बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। मान लो इस प्रिंसिपल को तुम यूज करते हो, एफिशिएंसी, एफिशिएंट हो जाता है ना। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, अरे उसे मालूम है मैंने काम क्या करना है, वो आराम से काम करता है। सेव्स टाइम, एक नौसिखियों को तुम डाल देते हो, उसे ऑब्वियसली काम सीखना पड़ेगा। आज ये काम कर रहा है, बढ़िया काम करने लगा, मैंने इसे उठा के यहां से यहां डाल दिया, अब उसे दोबारा सीखना पड़ेगा। अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है। नॉन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होगा। पूरे साल में एक ही काम को तुम 100 लोगों से करवा रहे हो, अरे 100 लोग अभी सीखने में उनको टाइम लग जाएगा, हाउ कैन दे एक्चुअली परफॉर्म द एक्टिविटी। डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉय, बहुत सारी सेटिस्फैक्शन देती है एम्प्लॉयज को, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है काम करना। जब मुझे काम आता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का तो मुझे बड़ी खुशी होती है, यदि मुझे काम नहीं आता मैं बोझ है मुझे ऑर्गेनाइजेशन जाना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। We move on to the second last, that's principle number 13, initiative.
तुम घर में जब पढ़ते हो, यदि पढ़ते हो तो टेबल पे बैठ के जब पढ़ते हो ना, दो तरीके से पढ़ सकते हो। एक, मां बाप के डर से, अरे 2 घंटे 3 घंटे हम खेल के आ गए, अब हम टेबल पे नहीं बैठेंगे तो अब हमारी खैर नहीं। एंड यू सिट ऑन द टेबल, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो अलग चीज है, पढ़ने का बहाना तो करते ही हो। दैट इज वन वे ऑफ स्टडी। अनदर वे क्या है ना, तुम्हारा दिल बोलता है यार बैठ पढ़, तुझे अब पढ़ना है। सेकेंड चीज का ही नाम है इनिशिएटिव। तुम खुद ले रहे हो काम करने का इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है। जब आप तुमने मां बाप के डर के मारे तुम जाके टेबल पे पढ़ते हो ना, यू आर नॉट गोइंग टू गिव योर बेस्ट। तुम उनके लिए कर रहे हो। जब एक ऑफिसर के डर के मारे एक एम्प्लॉय काम करता है, फिर कहते हैं ना यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट। तुम तो उनके लिए काम कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग वर्क फॉर योरसेल्फ। इनिशिएटिव का मतलब है अरे टेक योर इनिशिएटिव टू स्टार्ट वर्किंग द जॉब। जो काम तुमसे करवाया जा रहा है वो भी खुद अपने दिल से करो। दैट्स कॉल्ड इनिशिएटिव। और फिर सब बोलते हैं ना, जब तुम अपनी मर्जी से काम करते हो, क्या इनिशिएटिव। तो प्रिंसिपल कहां से हो, क्या every single officer should try to inculcate the habit of initiativeness in the subordinates. That's what is called principle of initiative. हर ऑफिसर को क्या करना है, कुछ इस तरीके से काम करवाना है कि एम्प्लॉय खुद ब खुद काम करे, ना कि किसी के जबरदस्ती के कारण। जब खुद ब खुद काम करते हो ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है। व्हाट इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस? खुद ही काम कर रहे हैं, अरे ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है। जब मैं अपने काम का काम करूंगा तो आई बिकम हैप्पी। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, आसानी से ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाएगा। तुम दबाव में आकर डर के मारे काम करोगे ना, वो जैसे मैंने पहले कहा दूसरों के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं इसे इंप्लीमेंट करते हो तो अनविलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन करो। ठीक है, काम कर रहे हैं, आधे अधूरे मन से काम कर रहे हैं, विल इट बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? नो। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को काम करवाना है, एम्प्लॉयज को काम नहीं करना, और एम्प्लॉय यदि खुद में खुद काम करता है इनिशिएटिव तो बड़ा अच्छा करेगा। अब मैनेजमेंट दबाव में काम कर रहा है तो एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में हमेशा टजल रहेगा। We move on to the last principle, esprit de corps. ये कई बार आया है एंड ऑब्वियसली तो कह सकते हो इनिशिएटिव से काफी हद तक रिलेटेड है ये। एस्प्री दे कॉर का मतलब क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। फिर साहब बोलते हैं एक मैनेजमेंट को हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और वर्कर्स और एम्प्लॉयज को भी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। दैट शुड बी एब्सोल्युटली नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑफिसर, मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज। दैट शुड बी अ टीम वर्क। व्हाट इज टीम वर्क? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। दोनों के बीच में एक परफेक्ट हार्मनी होनी चाहिए, परफेक्ट यूनिटी होनी चाहिए। पॉजिटिव क्या है? अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। अरे दोनों आराम से काम कर रहे हैं, देयर इज नो स्ट्रगल। मैनेजमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एम्प्लॉय को ये नहीं चाहिए सैलरी सैलरी सैलरी। दोनों को ये सोचना चाहिए। एम्प्लॉय को क्या सोचना चाहिए? अरे मुझे सैलरी तभी हाइक मिलेगी ना जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, काम कर। और मैनेजमेंट को क्या? अरे वो प्रॉफिट ज्यादा कमा के दे तो ज्यादा सैलरी करना। दोनों की ऑब्जेक्टिव अचीव होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। मैनेजमेंट को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी चाहिए। डेफिनेटली दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, दे आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अरे ज्यादा सैलरी कमाएगा कब? जब एम्प्लॉय जब प्रॉफिट ज्यादा कमा कर देगा। लेट द एम्प्लॉयज try to give maximum profits to the organization, let the management give higher salary to the employees. Achievement of group goals होगा। टीम स्पिरिट किसके बीच में? एम्प्लॉयज एज वेल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। हाई मोरल, अरे उन्हें लग रहा है ना हमारा बिजनेस है, हमारा है, यू आई एम शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। नॉन अचीव यदि नहीं है, एस्प्री दे कॉर्ड नहीं है, टीम एफर्ट नहीं है, कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, एम्प्लॉय काम ढंग से करेगा नहीं, अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। एंड देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। याद रखना इन 14 प्रिंसिपल में, आउट ऑफ दीज 14 प्रिंसिपल्स, you are sure and 100% sure of getting at least 2 principles in your board. Thank you.